बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट, organizational characteristics that influence training. The amount and type of training as well as the organization of the training function in a company are influenced by employees and managers roles. ठीक है, by type top management support for training, by the company's degree of integration of business unit, by its global presence, by its business condition, by other HRM practices including staffing strategies, human resource planning, and by the company's extent of unionization, and by the extent of involvement in training and development by managers, employees and human resource. तो किसी भी ट्रेनिंग के लिए इन सब चीज़ों का यानी ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और वो इन्फ्लुएंस करती हैं ट्रेनिंग को। अच्छा जी, फर्स्ट है रोल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स। द रोल्स दैट एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स हैव इन कंपनी इन्फ्लुएंस द फोकस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एक्टिविटीज़। ठीक है, इसको हम देखते हैं आगे। ट्रेडिशनली एम्प्लॉयज़ रोल्स वर टू परफॉर्म देयर जॉब्स अकॉर्डिंग टू मैनेजर्स डायरेक्शन। यानी पहले क्या होता था कि जो भी यानी एक स्टार्ट से ही कि जो मैनेजर ने कहा है एम्प्लॉय ने उस डायरेक्शन के ऊपर फोकस करना है और वो काम कर देना है। एम्प्लॉयज़ वर नॉट इन्वॉल्व इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। एम्प्लॉयज़ की पार्टिसिपेशन इन चीज़ों में नहीं थी कि क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसे इन्वॉल्व हो, उनकी इनपुट नहीं ली जाती थी। बस कह लें कि वन साइड कम्युनिकेशन थी कि वहाँ से टॉप से आती थी पॉलिसी या काम कैसे करना है और एम्प्लॉयज़ से नहीं लिया जाता था। एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन नहीं होती थी कि वर्क को कैसे अरेंज करना है और कैसे काम करना है। हाउएवर इफ कंपनीज आर यूजिंग टीम्स टू मैन्युफैक्चर गुड्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज, टीम मेंबर्स नीड ट्रेनिंग इन इंटरपर्सनल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टीम स्किल्स। लेकिन कुछ जगह जहाँ टीम वर्क कर रही हैं और टीम्स ही सारा देख रही हैं तो वहाँ पे जब लोग एक से ज़्यादा लोग आप काम कर रहे हैं एक टीम में तो आपको इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ज़ाहिर है लोग इंडिविजुअल हैं, डिफरेंट हैं और डिफरेंट बिहेवियर है, तो आपस में इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। इफ एम्प्लॉयज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, they need to be trained to use data to make decisions, which involves training in statistical process control techniques. अच्छा, ज़ाहिर है अगर एम्प्लॉयज़ को आपने इन्वॉल्व किया है तो फिर उन्हें डेटा चाहिए। ठीक है, जो भी आप असेंबली लाइन पे काम कर रहे हैं या कोई भी ऑपरेशन डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, तो आपको स्टैटिस्टिकल डेटा साथ चाहिए हो और एनालिसिस के टूल्स और वो ट्रेनिंग ज़ाहिर आप उनको यूज़ कर सके। जैसे 6 सिग्मा एक क्वालिटी इंप्रूवमेंट की एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक है टेक्निक 6 सिग्मा, तो उसमें सारा ही स्टैट की बेस पे होता है। तो अगर ये डिपेंड करता है ना आपसे रिलेटेड है कि नहीं, लेकिन अगर आप इस तरह के इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं जहां आपको मशीनरी स्टैटिस्टिकल डेटा आ रहा है और उसको देख के आप डिसीजंस ले सकते हैं, तो एम्प्लॉयज़ का और मैनेजर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ट्रेनिंग को इन्फ्लुएंस करने में डिपेंड करता है। टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट भी आपकी ट्रेनिंग और लर्निंग और इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा यानी इन्फ्लुएंस करती है। द CEO, द टॉप मैनेजर इन द कंपनी प्लेज अ की रोल इन डिटर्मिनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड लर्निंग इन द कंपनी। द CEO इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर setting a clear direction for learning, encouragement, resources and commitment for the strategic learning, taking an active role in governing learning including reviewing goals and objectives and providing insight on how to measure training effectiveness। देखें, पहली तो बात अगर CEO खुद इंटरेस्टेड है और वो इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं तो फिर तो डेफिनेटली वो सपोर्ट होगा। अदरवाइज़ अगर CEO इसकी इंपॉर्टेंस को ट्रेनिंग की नहीं समझता तो फिर तो ये बहुत मुश्किल है कि वो रिसोर्सेज दे, क्योंकि उसने डायरेक्शन मेन विजन जो है वो CEO ने डिसाइड करना है। फिर रिसोर्सेज इंकरेज करना है एम्प्लॉयज़ को, कमिटमेंट लेनी है उनसे। ठीक है ना, उनकी अपनी कमिटमेंट होनी चाहिए कि स्ट्रेटजिक लर्निंग मीन कि आप अपने विजन और मिशन को अचीव करने के लिए आपको जिन स्किल्स और चीज़ों की ज़रूरत है उससे रिलेटेड आपको ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें सेल्स आपका है कि सेल्स हाई होनी चाहिए तो सेल्स वालों को इसकी सेल्स टीम को लर्निंग होनी चाहिए, कस्टमर सपोर्ट वालों को लर्निंग होनी चाहिए। तो डिपेंड करता है किस तरह की आपकी जो विज़न है या जो कॉर्पोरेट लेवल पे गोल्स हैं उनके अगेंस्ट स्ट्रेटजिक ट्रेनिंग डिज़ाइन होगी। टेकिंग एन एक्टिव रोल इन गवर्निंग लर्निंग इंक्लूडिंग, ठीक है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं। ठीक है, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी उसमें कि उसको मैयर कैसे करना है कि जो आपने एक ट्रेनिंग दी है वो ट्रेनिंग इफेक्टिव किस हद तक हुई है, किस हद तक नहीं हुई है। ये होता है कि ट्रेनिंग से स्टार्ट में पहले
ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए होते हैं, मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं। तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप उसको फिर चेक करते हैं। मसलन फ़र्ज़ करें, एक तरीका ये है कि आप उसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आया कि नहीं आया। फिर इसी तरह एक स्टैंडर्ड या कोई आपने बनाया होता है, उस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट मेजर कर लेते हैं कि हमारी ट्रेनिंग के बाद इस बंदे की स्किल लेवल कहाँ तक आया है। डेवलपिंग न्यू लर्निंग प्रोग्राम्स फॉर द कंपनीज, ठीक है। अब दूसरी है कि लर्निंग के या ट्रेनिंग के नए प्रोग्राम देखें कहाँ ज़रूरत है। ऑपरेशन डिपार्टमेंट में ज़रूरत है, सेल्स में ज़रूरत है, फाइनेंस में ज़रूरत है, जहाँ भी ज़रूरत है, ठीक है, वहाँ पे वो नए प्रोग्राम डेवलप करें। टीचिंग प्रोग्राम्स आर प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज ऑनलाइन, ठीक है, उसके रिलेटेड जो है वो प्रोग्राम जो डिसाइड किया उसके रिलेटेड रिसोर्सेज भी देने हैं, ऑनलाइन भी हो ऑफलाइन भी हो, और जैसी भी ट्रेनिंग है। सर्विंग एज अ रोल मॉडल फॉर लर्निंग फॉर द इंटायर कंपनी एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग अ विलिंगनेस टू लर्न कॉन्स्टेंटली। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका रोल मैनेजेरियल नहीं होना चाहिए, लीडरशिप वाला होना चाहिए कि आप पहले कोई भी चीज़ जो इम्प्लीमेंट करते हैं सबसे पहले अपने ऊपर करें इम्प्लीमेंट। आप अगर चाहते हैं कि यहाँ हमारी कंपनी में हर बंदा ही एक्टिव लर्नर हो और वो ख़ुद भी अपनी लर्निंग में यानी इजाफा करे, बुक्स पढ़े, चीज़ें देखे, लर्न करे, तो आपको पहले ख़ुद रोल मॉडल बनना है। यानी आपने ख़ुद पहले ये लोगों को दिखाना है कि नहीं, मैं आई यूजुअली कीप ऑन लर्निंग और नई से नई चीज़ें सीखता हूँ और अप्लाई करता हूँ। तो जैसे आप होंगे इसी तरह की आपके कंपनी के अंदर वो बिहेवियर डेवलप हो जाएगा। अगर आपके अंदर ये चीज़ है तो उनके अंदर भी हो जाएगी। प्रमोटिंग द कंपनीज कमिटमेंट टू लर्निंग बाय एडवोकेटिंग इट इन स्पीचेज, एनुअल रिपोर्ट्स, इंटरव्यूइंग, अदर पब्लिक रिलेशन टूल्स, ठीक है। तो वो हर यानी बार बार इसको प्रमोट करें कि जी हमारी कंपनी यानी कंपनी के जो लोग जो हैं वो इस चीज़ को समझें, अपनी स्पीच में हर चीज़ में आप इसको अगर प्रोपोगेट करें कि भाई लर्निंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यू लर्निंग से ही आप चीज़ें सीख सकते हैं और कंपेटिटिव हो सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस यूनिट, द डिग्री टू विच अ कंपनीज यूनिट ऑफ बिजनेस आर इंटीग्रेटेड अफेक्ट द काइंड ऑफ ट्रेनिंग दैट टेक्स प्लेस। कैसे? इन अ हाईली इंटीग्रेटेड बिजनेस एम्प्लॉय नीड टू अंडरस्टैंड अदर यूनिट्स, सर्विसेज एंड प्रोडक्ट इन द कंपनी। Training likely includes rotating employees between jobs in different businesses so that they can gain an understanding of the whole business. देखें इसमें क्या होता है कि बड़ी कंपनीज़ में ये है कि जॉब रोटेशन होती है कि आप एक डिपार्टमेंट में फ़र्ज़ करें 5 साल काम कर लिया है तो अब आपको क्या करेंगे कि नेक्स्ट डिपार्टमेंट में भेज देंगे। फिर इससे ये होगा कि आपके डिपार्टमेंट्स के अंदर इंटीग्रेशन, क्योंकि एक बंदा जो आपके डिपार्टमेंट में है वो पहले किसी और डिपार्टमेंट से आया है, चूँकि डिपार्टमेंट तो सारे लिंक्ड ही होते हैं बेसिकली, तो आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं और सारे डिपार्टमेंट्स उसी के लिए काम कर रहे हैं। तो इसका एक तरीका ये है कि जॉब रोटेशन की जाए, यानी एम्प्लॉयज़ को इंटीग्रेशन बढ़ाने के लिए आप एम्प्लॉयज़ को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में भेजते हैं और एक तो उनकी आपस में जेल अच्छा हो जाता है, एक दूसरे से अच्छे रेफरेंस बन जाते हैं, काम ईजी हो जाता है, ठीक है, हर्डल्स कम होती हैं। दूसरा, आपके डिपार्टमेंट बैठे बंदे को दूसरे डिपार्टमेंट के काम की समझ होती है, ठीक है, और उनके हर्डल्स को समझता है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड, जितना बिजनेस यूनिट इंटीग्रेटेड होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है। द डिग्री टू विच अ कंपनी यूनिट्स ऑफ बिजनेस, अच्छा ठीक है, ये इधर कंप्लीट हो गया। ग्लोबल प्रेजेंस, द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मार्केट इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैलेंज फॉर कंपनीज। स्पेशली जो कंपनीज इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को सेल कर रही हैं उनके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल, अब पूरी दुनिया में आपकी अगर एक प्रोडक्ट जानी है तो उसको प्रॉपरली डेवलप करना जो हर तरह की रिक्वायरमेंट को पूरी करे, हर तरह के कल्चर में, हर तरह की मार्केट में वो बिहेव कर सके, कम्पीट कर सके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आपकी ग्लोबल प्रेजेंस है। फॉर कंपनीज विद ग्लोबल ऑपरेशंस, ट्रेनिंग इज़ यूज टू प्रिपेयर एम्प्लॉयज़ फॉर टेम्परेरी और लॉन्ग टर्म ओवरसीज असाइनमेंट। तो जिनके मल्टीनेशनल हैं, जिनके मुख्तलिफ जगह पे ऑफिस हैं मुख्तलिफ दुनिया में, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को ओवरसीज़ असाइनमेंट, यानी अगर यहाँ वो एक रीजनल मैनेजर बना के भेजा जाता है पाकिस्तान में या यूएई में, या कोई अमेरिकन कंपनी है तो वहाँ कहीं और फिलिपाइन में एट्सेट्रा, तो उनको तैयार किया जाता है, ठीक है, कि आपने दूसरे, क्योंकि कल्चर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ख़ासकर ईस्ट और वेस्ट का कल्चर का तो बहुत डिफरेंस है, ड्रेस कोड डिफरेंस है और दूसरी मॉरल वैल्यूज़ डिफरेंट है, बहुत कुछ डिफरेंट है, तो उनको तैयार किया जाता है ओवरसीज असाइनमेंट्स के लिए। आल्सो बिकॉज एम्प्लॉयज़ आर जियोग्राफिकली डिस्पर्स, company needs to determine whether training will be conducted and coordinated from a central facility or will be the responsibility of satellite installation located near overseas student। अच्छा, पहले तो खैर ये था, अब तो खैर ये इतना बड़ा मसला नहीं रहा। एक तो तरीका ये है कि आप उनको सबको अपने हेड ऑफिस, फ़र्ज़ करें आपका हेड ऑफिस है अमेरिका में, वहाँ बुलाते हैं और वहाँ ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन इसमें एक्सपेंस बहुत ज़्यादा। अब चूँकि कम्युनिकेशन के टूल्स
अब यहीं देख ले, ये जूम और स्काइप और दुनिया पूरी में अब ये यूज़ हो रहे हैं और अब तो बहुत ईजी हो गया है, ठीक है। और वैसे भी मतलब कैमराज हर चीज़ लगी हुई है, तो अब ये इतना बड़ा मसला नहीं रहा कि आप ट्रेनिंग को कंडक्ट करें एक जगह बैठ के, लेकिन पूरी दुनिया में आपके लोग बैठे वहाँ से ट्रेनिंग ले रहे हों, और इससे कॉस्ट की बहुत बचत है, बहुत बचत है। अदरवाइज़ आप खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं 50 एम्प्लॉइज़ जो डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करना, उनकी लॉजिंग, उनकी होटल्स बुकिंग, उनके खाने, ये तो कितना ज़्यादा एक्सपेंस जो है वो इन्वॉल्व है। A key challenge is ensuring learning is effective for all employees regardless of the language they speak or their cultural background। तो चूँकि अगर आप डिफरेंट कंट्रीज से हैं, जैसे एक नेस्ले है, नेस्ले आलमोस्ट सारी दुनिया में ही ऑपरेट कर रहा है, तो आपने ये भी एक चैलेंज है कि आप जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो ट्रेनिंग ऐसी हो कि रिगार्डलेस ऑफ कल्चरल बैकग्राउंड या वो लैंग्वेज कुछ भी, वो ट्रेनिंग इफ़ेक्टिव हो और उन्हें वो समझ आए। और ये बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अमीर मुल्क भी हैं, गरीब मुल्क भी हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस मुल्क भी हैं, टेक्नोलॉजी में पीछे मुल्क भी हैं, एजुकेशन लेवल का डिफरेंस है और बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये बहुत ही एक ना टफ जॉब है, इसलिए लिखा था की चैलेंजेस इंश्योरिंग। आगे है बिजनेस कंडीशन। व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज लो एंड आवर बिजनेसेस आर ग्रोइंग एट अ हाई रेट एंड नीड मोर एम्प्लॉयज़, कंपनीज ऑफन फाइंड इट डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट न्यू एम्प्लॉयज़, फाइंड एम्प्लॉयज़ विद नेसेसरी स्किल एंड रिटेन करंट एम्प्लॉयज़। जब बिजनेसेस ग्रो कर रहे होते हैं, इकॉनमी फ्लॉरिश कर रही होती है, तो फिर जाहिर है डिमांड एम्प्लॉयज़ की ज़्यादा होती है, तो फिर स्किल्ड एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको ढूंढना इतना आसान नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है जो बड़े सेटअप है, बड़ी कंपनीज है, हायर पे करके वो ले जाएंगे, और फिर आपके पास भी रिटेन रखना भी मुश्किल है। जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी बड़ी, जो इस वक्त आपके करंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होगी, तो उनको रिटेन रखना बड़ा मुश्किल है, वो सारे नई से नई जॉब की तरफ जाएंगे। Companies may find themselves in the position of hiring employees who might not be qualified for the job. Also in these type of business conditions, companies need to retain talented employees। एक तो यह है कि वो फिर जब आपको मिलेंगे नहीं तो आप फिर हो सकता है इतने क्वालिफाइड लोग ना रख सकें, और दूसरा मैंने जैसे पहले कहा कि रिटेन रखना बड़ा मुश्किल है टैलेंट को अपने पास, उनको तो जहाँ से अच्छी पे मिलेगी वहाँ निकल जाएंगे। इन नॉलेज बेस्ड economy including the information technology and pharmaceuticals, product development depends on employees specialized skill। अच्छा, स्पेशल एम्प्लॉयज़ की यानी बहुत सारी, जैसे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को उसने एग्जांपल दी है फार्मास्यूटिकल की, तो स्पेशलाइज्ड स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रोडक्ट को प्रॉपर डेवलप करने के लिए, और ऐसी प्रोडक्ट जो दूसरों से कम्पीट कर सके। तो लूजिंग अ की एम्प्लॉय मे काज अ प्रोजेक्ट टू बी डिलेड और हिंडर अ कंपनी इज टेकिंग ऑन न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, समटाइम्स एम्प्लॉय ही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसके पास एक स्पेशल स्किल होती है, या उस एक्सपीरियंस की वजह से उसके पास वो स्किल की बड़ी कम्पिटेंसी होती है। Training plays a key role in preparing employees to be productive as well as motivating and retaining current employees। तो ट्रेनिंग जो है ये बड़ा रोल प्ले करती है इस सारे सिनेरियो में कि एम्प्लॉयज़ को नई स्किल्स डिलीवर करें, ठीक है ना, प्रोडक्टिव ताकि ज़्यादा हों, मोटिवेट रखें, मोटिवेशन लेवल इंक्रीज़ करने के लिए अलग से ट्रेनिंग्स की जाती हैं। और वैसे भी अगर आपको ट्रेनिंग दी जा रही है और आपको एडवांस स्किल सीख रहे हैं, तो दैट इज़ इन इटसेल्फ एक मोटिवेटिंग फैक्टर है। एम्प्लॉई कुछ नई चीज़ सीख रहा है, चैलेंजिंग चीज़ सीख रहा है या नई स्किल सीख रहा है, तो उसके लिए ये भी बड़ी मोटिवेटिंग है, और ये चीज़ें फिर कंट्रीब्यूट करेंगी रिटेंशन में कि आपका एम्प्लॉई छोड़ के ना जाए। बिजनेस कंडीशन। स्टडीज ऑफ व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस एम्प्लॉयज रिटेंशन सजेस्ट दैट द एम्प्लॉयज रेट वर्किंग विद गुड कोलीग्स, हैविंग चैलेंजिंग जॉब असाइनमेंट्स एंड गेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कैरियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज अ टॉप रीजन फॉर स्टेइंग विद द कंपनी। देखें क्या उन्होंने कहा है, सर्वे के मुताबिक अच्छे कोलीग्स हों, चैलेंजिंग जॉब असाइनमेंट हो और अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ हो, तो आप वो लोग कंपनी में वहाँ स्टे करते हैं। अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज फ्रॉम हाई टेक टू रिटेलिंग, कंपनीज आर इंक्रीजिंगली रिलाइंग ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू अट्रैक्ट न्यू एम्प्लॉयज एंड रिटेन करंट वंस। ठीक है। अदर HRM practices, human resource management practices consist of management activities related to investment in staffing, in time after money in staffing, determining how many employees are needed and recruiting and selecting employees, performance management, training and compensation and benefit। ठीक है ना, तो ये HR की प्रैक्टिसेस हैं मेन, कंपनसेशन है, रिक्रूटमेंट है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, ठीक है, हायरिंग है, सिलेक्शन है, हायरिंग फायरिंग दोनों। Companies that adopt state-of-the-art HRM practices that contribute to business strategy tend to demonstrate high level of performance than firms that do not। तो जिनकी स्टेट ऑफ द आर्ट HRM की सारी प्रैक्टिसेस होती हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं, क्योंकि आपकी जो HRM की भी जो भी प्रैक्टिस है वो ज़ाहिर है लिंक्ड है आपकी बिज़नेस स्ट्रेटजी से। ठीक है, आपकी बिज़नेस स्ट्रेटजी से लिंक है, जो भी कॉर्पोरेट लेवल पे स्ट्रेटजी है, और उस स्ट्रेटजीज़ को ही आपने एग्जीक्यूट करने के लिए आपने वो सारी HRM की प्रैक्टिसेस को डिज़ाइन किया होता है।
These HRM practices contribute to the attract, motivate and retain to the attraction, motivation and retention of human capital. ठीक है, ह्यूमन कैपिटल जो है ये टर्म यूज़ होती है कि नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ एम्बेडेड इन पीपल। आपके जो एम्प्लॉयज़ के अंदर नॉलेज है, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ हैं, दे कलेक्टिवली, टोटल एम्प्लॉयज़ की मिला के कलेक्टिवली आपका ह्यूमन कैपिटल है। तो अब एम्प्लॉय जाएगा तो आपके अगर आपका स्किल्ड एम्प्लॉयज़, नॉलेजेबल एम्प्लॉय जाएगा तो आपके ह्यूमन कैपिटल में कमी आएगी। हमारे यहाँ लोग नहीं देखते एक्सपीरियंस को, वो क्या करते हैं कि एक स्किल्ड बंदा जो थोड़ा सा अब पे उसकी अच्छी होगी तो उसको निकाल देते हैं, उसकी जगह वो 2 फ़र्ज़ करें, एक फाइनेंस मैनेजर उसको या अकाउंटेंट है सीनियर, उसको निकाल के वो कहते हैं इतने में 2 आ जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि आपका ह्यूमन कैपिटल जा रहा है, आपके साथ वो 5 साल, 4 साल, 10 साल जितने ऐसा भी काम किया है वो आपकी इस चीज़ को समझता है, उसके पास नॉलेज है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा वो इस चीज़ को नहीं देखा जाता। यहाँ वो देखे तो थोड़ा सा महंगा हो गया है, यानी इसकी पे अब इंक्रीज़ कर रही है, सो दैट्स वाई वी शुड हायर न्यू वन विच कैन हेल्प अ कंपनी गेन अ कंपेटिटिव एडवांटेज। और यही चीज़ जो है वो कंपेटिटिव एडवांटेज है। रिटेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके एम्प्लॉयज़ आपको छोड़ के नहीं जाते, ये आपकी सक्सेस का एक फैक्टर है, ठीक है ना, आपका ह्यूमन कैपिटल है। ट्रेनिंग अलॉन्ग विद सिलेक्शन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड कंपनसेशन इन्फ्लुएंस अट्रैक्शन, मोटिवेशन, रिटेंशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, तो ये भी एक रोल प्ले करती है। ट्रेनिंग हैज़ डेवलप कंपनी स्पेसिफिक स्किल्स विच कैन कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्टिविटी एंड अल्टीमेटली कंपनी परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ज़ाहिर आप जो ट्रेनिंग देंगे वो अपने जो भी आपके काम है उससे रिलेटेड ही देंगे, तो कंपनी स्पेसिफिक स्किल्स की ही ट्रेनिंग देंगे। डेफिनेटली जब वो स्किल देंगे तो उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी, परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करेगी एम्प्लॉयज़ की। आल्सो ट्रेनिंग हेल्प्स प्रोवाइड द स्किल्स दैट एम्प्लॉयज़ नीड टू मूव टू न्यू जॉब्स इन द कंपनी, देयर फॉर इंक्रीजिंग देयर सेटिस्फेक्शन एंड इंगेजमेंट, ठीक है। तो वो हेल्प करती है इन चीज़ों में, ये स्किल डेवलप करने में। द टाइप ऑफ ट्रेनिंग एंड द रिसोर्सेज डिवोटेड टू ट्रेनिंग आर इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टाफिंग स्ट्रेटजी, द स्ट्रेटजिक वैल्यू ऑफ जॉब एंड एम्प्लॉय यूनिकनेस एंड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ये सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं और डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि किस तरह की ट्रेनिंग आपने देनी है और किस तरह के रिसोर्सेज जो है वो ट्रेनिंग के लिए डिवोट कर रहे हैं। थैंक यू जी।